स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे राज्यपाल का चैप्टर। अभी तक हमने 4 भाग उसके कंप्लीट किए। आज फ्रेंड्स ये 5वां भाग है राज्यपाल का, जिसमें कि हम चर्चा करने वाले हैं अध्यादेश की जो शक्ति है राष्ट्रपति की और राज्यपाल की। यानी अनुच्छेद 123 के तहत जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और अनुच्छेद 213 के माध्यम से राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं, इन दोनों में क्या तुलना है, क्या इसमें समानताएं भी है या विभिन्नताएं हैं। तो इन सभी के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी नए व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मैं कह दूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी अभी इंडियन पॉलिटी जो भारत की राजव्यवस्था है वो कंप्लीट मैं करवा रहा हूँ, तो इस कारण से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, और सब्सक्राइब करने से मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा ताकि आप उसको देख लेंगे। ठीक है, देखो मित्रों क्या कह रहा है कि पहले हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, कि राष्ट्रपति के पास जो है अध्यादेश की जारी यानी अध्यादेश की जो शक्ति होती है जारी करने की, उसमें क्या बातें होती है, तो उन सभी के बारे में देखो क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि वह किसी अध्यादेश को केवल तभी प्रख्यापित कर सकता है जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में न हो। मित्रों मैंने पहले भी आपको बताया था, जब राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में मैंने आपको बताया, यानी राष्ट्रपति के जब चैप्टर मैंने आपको बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति होता है, और संसद के टॉपिक में भी बताया था कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो अगर संसद का एक सदन नहीं चल रहा होता ना मित्रों, तब भी वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्योंकि मित्रों कानून तो जब बनता है ना जब दोनों सदन चल रहे होते हैं, दोनों सदन जब पारित करके बिल को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तब जाकर के कानून बनता है। इस कारण से एक सदन नहीं चल रहा हो तब भी राष्ट्रपति अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस पास करते हैं 123 के तहत। ठीक है, देखो दूसरे उपबंध से अभिप्राय है कि राष्ट्रपति तब भी अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जब केवल एक सदन सत्र में हो, क्योंकि कोई भी विधि दोनों सदनों द्वारा पारित की जानी होती है, न कि सदन द्वारा। मित्रों मैंने पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है कि अगर अपन साथ साथ चर्चा करते चले, देखो साथ साथ ही चर्चा करने चलेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो क्या कहता है राज्यपाल के मामले में क्या उसके पास शक्तियां हैं। देखो क्या कह रहा है, वह किसी अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकता है जब विधानसभा, यानी अगर मान लो किसी राज्य में अगर विधान परिषद नहीं है तो विधानसभा, और यानी अगर मान ले कि अगर मान लीजिए वहाँ विधान परिषद नहीं तो विधानसभा सत्र में नहीं होगी, या सत्र में यानी मान लो अगर वहाँ विधानसभा भी है विधान परिषद भी है। ठीक है, तो 2 सदन है लेकिन वहाँ एक सदन काम नहीं कर रहा, यानी विधानमंडल के सत्र में न हो। वही मित्रों जो मैंने आपको यहाँ बात बताई थी ना कि 2 सदन हो और दोनों सदन के होने पर यानी एक सदन काम नहीं कर रहा तब भी अध्यादेश जो पास कर सकते हैं राष्ट्रपति, वैसे ही बात यहाँ पे आएगी एज इट इज़ कि राज्यपाल भी एक सदन के चालू न होने पर अध्यादेश पास कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप अवश्य याद रखिएगा। देखो नेक्स्ट क्या कहता है, दूसरी व्यवस्था कानून के अध्यादेश के बारे में तब लागू होती है जब केवल एक सदन सत्र में न हो, क्योंकि विधेयक का दोनों सदनों द्वारा पारित होना जरूरी है। वही मित्रों बात जो यहाँ पे आ रही थी, यानी दोनों में सेम बात है। ठीक है, एक तो यहाँ में समानता भी देखने को मिली, दूसरी देखो क्या बात की जाती है, कह रहा है कि वह किसी अध्यादेश को, राष्ट्रपति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं मित्रों, कि राष्ट्रपति जो होगा वह किसी अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकता है जब वह देखे कि ऐसी परिस्थितियां बन गई कि त्वरित कदम उठाना जरूरी है। यानी मित्रों जो बात मैंने आपको बताई थी राष्ट्रपति के चैप्टर में भी कि अगर मान लीजिए ऐसी संकटकालीन परिस्थिति राष्ट्रपति के समक्ष आ जाए कि हाँ इस समय जो है, यानी राष्ट्रपति ये सोचे कि इस समय संसद तो चालू नहीं है, यानी एक सदन काम कर रहा है लेकिन दूसरा सदन काम नहीं कर रहा और अति आवश्यक है हमारे को कानून बनाना, यानी देश में मान लो कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई, असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हो गई, संकट देश के ऊपर आ गया और उस परिस्थिति में राष्ट्रपति को कानून बनाना तो कैसे बनाएं। तो इसी कारण हमने जो राष्ट्रपति को शक्ति दी कि आप जो भैया उस परिस्थिति में एक अध्यादेश पास करोगे, अपनी अनुच्छेद 123 के तहत जो शक्ति आपको हमने दी है संविधान के द्वारा उसका आप प्रयोग करोगे और उसके माध्यम से आप जो अध्यादेश पास करोगे यानी जो ऑर्डिनेंस आप पास करोगे उसकी जो अहमियत होगी ना मित्रों, वो अहमियत एक कानून के बराबर होती है। आप इस बात को याद रखना, मैंने राष्ट्रपति के टॉपिक में भी बताया था और संसद के टॉपिक में भी ये बात बताई थी। नेक्स्ट देखो क्या कहता है राज्यपाल के मामले में कि जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि अब ऐसी परिस्थितियां आ गई कि तुरंत कदम उठाना जरूरी है तो अध्यादेश प्रख्यापित कर गया। मित्रों यहाँ भी वही बात लागू होगी कि संकटकालीन परिस्थिति दोनों में
यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के समक्ष संकटकालीन परिस्थिति आ रही है। यानी अभी तक तो हमने दो समानताएं देखी। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, अध्यादेश निर्माण शक्ति के मामले में उसे संसद के सहअस्तित्व में के समान शक्ति है, अर्थात वह उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी करेगा जिनके संबंध में संसद कानून बनाती है। यानी मित्रों ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रपति जिस भी विषय पर, यानी राष्ट्रपति आए और राज्य सूची पर उन्होंने अध्यादेश पारित कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। आप इस बात को याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप इस बात को फिर से याद रखना, जिस विषय पर संसद कानून बनाती है उस ही विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्योंकि मित्रों वो तो राष्ट्रपति तो इसलिए अध्यादेश जारी कर रहे हैं, यानी राष्ट्रपति को तो इसके कारण अध्यादेश जारी करना पड़ रहा है कि वहाँ संसद काम नहीं कर रही इस समय, इस कारण से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर रहे हैं। वरना तो संसद ही तो फिर कानून बनाती ना। अगर असाधारण परिस्थिति नहीं होती, संकटकालीन परिस्थिति नहीं होती, सामान्य परिस्थिति में तो संसद ही कानून बनाती है। और किस पर बनाती है? संघ सूची पर बनाती है। ठीक है, तो इस कारण से मित्रों संसद जो होती है वो, यानी संसद जो होती है वो संघ सूची पर ही कानून बना सकती है। तो इसी कारण राष्ट्रपति भी केवल संघ सूची पर ही अध्यादेश जारी करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, राज्यपाल के मामले में हम चर्चा कर रहे हैं कि राज्यपाल जो होगा अध्यादेश निर्माण की उसकी शक्ति राज्य विधान परिषद के सहअस्तित्व के रूप में है, यानी वह उन्हीं मुद्दों पर अध्यादेश जारी करेगा जिन पर विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। वही मित्रों जो राज्यपाल होगा वो राज्य सूची पर अध्यादेश जारी करेगा, संघ सूची पर वो कानून नहीं बना सकता, यानी संघ सूची पर वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ठीक है, और जो मैंने आपको बात बताई थी उसकी जो अहमियत होती है ना मित्रों, वो अहमियत अध्यादेश की एक कानून के बराबर होती है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, उसके द्वारा जारी कोई अध्यादेश उसी तरह प्रभावी होगा जैसे संसद के द्वारा निर्मित कोई अधिनियम। वही मित्रों बात मैं कह रहा हूँ, इसकी अहमियत जो होगी जिस प्रकार से वो लागू होगा उस प्रकार से जैसे संसद कानून बनाती थी। और राज्यपाल के मामले में कह रहा है कि अध्यादेश की शक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियम के समान होती है, यानी यहाँ भी राज्य विधानमंडल जो कानून बनाता था उसकी जितनी अहमियत थी, जिस प्रकार से वो लागू होता था उसी प्रकार से राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश भी लागू होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, कह रहा है संसद के द्वारा पारित किसी अधिनियम की सीमाओं के बराबर ही उसके द्वारा जारी अध्यादेश की सीमाएं हैं। इसका मतलब उसके द्वारा जारी अध्यादेश अवैध हो सकता है यदि वह संसद द्वारा बना सकने योग्य न हो। यानी मित्रों क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए, और मैंने वहाँ भी बताया था कि राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है हम उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। ज्यूडिशल रिव्यू का अधिकार हमने न्यायपालिका को दिया है अध्यादेश की शक्ति के बारे में, मैंने वहाँ भी बताया था राष्ट्रपति के चैप्टर में। वही बात मित्रों यहाँ पे आ रही है क्या, कि अगर मान लो हमें ये लगा कि राष्ट्रपति ने क्या किया, उसकी शक्ति नहीं थी, यानी उसके पास पावर नहीं थी किसी विषय पर कानून बनाने की, तब भी उसने जो कानून बना दिया, यानी अध्यादेश उसने पास कर दिया, तो उस परिस्थिति में हम उस अध्यादेश को, हम उस कानून को, उसको हम जो है अवैध यानी इलीगल और गैर संवैधानिक घोषित कर सकते हैं न्यायपालिका के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है, राज्यपाल के मामले में उसके द्वारा अध्यादेश की मान्यता राज्य विधान परिषद के अधिनियम के बराबर है, अर्थात उसके द्वारा जारी अध्यादेश यदि विधानमंडल के द्वारा पारित करने की सीमा में नहीं होता तो अवैध हो जाएगा। यानी मित्रों वही बात यहाँ पे भी कह रहे हैं कि राज्यपाल ने भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और ऐसे विषय पर अध्यादेश जारी कर दिया जहाँ उसकी शक्ति नहीं थी, उसने अपनी मनमर्जी करने के लिए, अपने एक राजनीतिक इच्छा की पूर्ति के लिए उसने ये काम कर दिया, तो हम उसको अवैध घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मित्रों हमने कुछ पाबंदियां भी लगाई है, यानी हमने शक्ति दी है ना किसी संकटकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए, तो हमने उसके ऊपर पाबंदी भी लगाई है कि आपके पास पावर है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मनमर्जी करने लग जाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, कह रहा है राष्ट्रपति के मामले में क्या कहता है, देखो वह एक अध्यादेश को किसी भी समय वापस कर सकता है, यानी अध्यादेश मान लो उसको वापस लेना है तो वो वापस ले लेगा। यानी मित्रों एक बात मैं आपको बताऊं, अध्यादेश जो जारी करते हैं ना राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों अपनी सरकार के कहने पर ही करते हैं। आप इस बात को याद रखना, अपनी यानी जो राष्ट्रपति होते हैं उनको केंद्र सरकार कहती है और राज्यपाल को राज्य सरकार कहती है अध्यादेश जारी करने के लिए, क्योंकि उस विषय पर कानून नहीं होता। तो उस परिस्थिति में कानून निर्माण के लिए सरकार उनको जो है सलाह देती है, कहती है कि आप अध्यादेश जारी करो, तब जाकर के मित्रों वो अध्यादेश जारी करते हैं, यानी अपनी मनमानी अपनी मनमर्जी तरीके से वो अध्यादेश जारी नहीं करते। आप इस बात को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है कि उस अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक नहीं है। इसका मतलब है कोई विधि बनाने या किसी अध्यादेश को वापस लेने का काम केवल प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही करता है। मित्रों वही बात मैंने अभी आपको बताई कि केवल और केवल अध्यादेश वो जारी करेंगे और वापस लेंगे किसके कहने पर, प्रधानमंत्री की जो नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद है, ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसके कहने पर ही वो अध्यादेश जारी करते हैं। वही मित्रों बात राज्यपाल में भी आएगी क्या, कि इसके अध्यादेश निर्माण की शक्ति शांति
इसके अध्यादेश निर्माण की शांति स्वैच्छिक नहीं है। शांति नहीं मित्रों, यहाँ शक्ति आएगा, ठीक है। अध्यादेश निर्माण की शक्ति यहाँ पे स्वैच्छिक नहीं है। इसका मतलब है कोई विधि बनाने या किसी अध्यादेश को वापस लेने का काम केवल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। यानी फ्रेंड्स, यहाँ भी वही बात आ रही है क्या कि जो राज्यपाल है वो अध्यादेश जारी करेगा अनुच्छेद 213 के माध्यम से, तो केवल और केवल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद है उसके कहने पर यह अध्यादेश वो जारी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है मित्रों, ध्यान से सुनिए रहिए, आप ध्यान से सुनते रहिए। देखो नेक्स्ट क्या कहता है, ये कहता है, क्या कह रहा है कि आगे बात करता है उसके द्वारा जारी अध्यादेश, यानी राष्ट्रपति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसके द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। यानी क्या कह रहा है, मान लीजिए राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया, अब उसको हम जो अनुमोदन भी तो लेते हैं। मैंने राष्ट्रपति के चैप्टर में भी आपको बताया था कि संसद के दोनों सदनों से हम उसको अनुमोदित करवाते हैं, तब जाकर के मित्रों वो अध्यादेश जो होता है वो 6 हफ्तों तक मान्य रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो 6 माह तक रह सकता है, ठीक है। यानी उसकी जो कानून की, यानी वो कानून लागू होता है ना, जो अध्यादेश लागू होता है वो 6 माह तक रहता है। तो वही बात करें कि हमें अध्यादेश तो जारी कर दिया राष्ट्रपति के माध्यम से, अब उसको जो हमें अनुमोदन तो करवाना होगा संसद के सदन से, ठीक है। तो दोनों सदनों के सभा पटल पर हम उसको रखते हैं और यही बात यहाँ पे कहेंगे कि उसके द्वारा जारी अध्यादेश को, यानी जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है उसको विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष हम रखवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि उसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 माह उपरांत समाप्त हो जाता है। वही मित्रों बात मैंने अभी आपसे कही थी कि संसद का सत्र जब प्रारंभ होगा तो 6 माह तक, 6 माह के बाद वो समाप्त हो जाएगा। और यह उस परिस्थिति में पहले भी समाप्त हो जाता है जब संसद के दोनों सदन उसे अस्वीकृत करने का संकल्प पारित कर दें। यानी मान लीजिए राष्ट्रपति ने अध्यादेश तो जारी कर दिया, अब जब बारी आई संसद के सदनों से अनुमोदन करवाने की, तो दोनों सदनों ने उसको जो है अस्वीकृत कर दिया, यानी उन्होंने नहीं माना, उन्होंने ये माना कि ये जो अध्यादेश है गलत है, अस्वीकृत कर दिया, तो वो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखो राज्यपाल के मामले में क्या स्थिति बनती है कि उसके द्वारा जारी अध्यादेश राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह उपरांत समाप्त हो जाता है। यह इससे पहले भी समाप्त हो सकता है यदि राज्य विधानसभा इसे अस्वीकृत करे और विधान परिषद इस अस्वीकृत को सहमति प्रदान करे। वही मित्रों वही बात यहाँ पर भी आ रही है कि राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश को अगर अस्वीकृति मिल जाती है विधानमंडल से, विधान परिषद और विधानसभा से, तो वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो मित्रों अंतिम बात क्या की जा रही है अध्यादेश के मामले में, तुलना के मामले में, कि उसे अध्यादेश बनाने में किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं होती। यानी उसे कोई निर्देश नहीं दे सकता कि आप ऐसे बनाओ अध्यादेश, आप ऐसे लागू करो, आप ऐसे जो है अध्यादेश की घोषणा करो, ठीक है। नेक्स्ट देखो राज्यपाल के मामले में क्या कह रहा है कि वह बिना राष्ट्रपति से निर्देश के निम्न 3 मामलों में अध्यादेश नहीं बना सकता। यानी 3 मामले ऐसे हैं जहाँ पर राज्यपाल को राष्ट्रपति से सहमति लेनी होगी, पहले उसको पूछना होगा राष्ट्रपति से, तब जाकर के वो अध्यादेश जारी करेगा। कौन से मामले हैं? पहला है राज्य विधानमंडल में इसकी प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो। यानी राज्य विधानमंडल अगर मान लीजिए अध्यादेश जारी करेगा ना, तो पहले राष्ट्रपति से उसको पूछना पड़ेगा। दूसरा, यदि वह समान उपबंधों वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचारात आवश्यक माने, ठीक है। यदि राज्य विधानमंडल का अधिनियम ऐसा हो कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना अवैध हो जाए, यानी अगर मान लीजिए ऐसा कोई अध्यादेश जारी करना चाह रही है कि मान लीजिए अगर राष्ट्रपति से उसने सहमति नहीं ली तो वो अध्यादेश जो होगा वो अवैध होगा, वो इलीगल होगा, वो गैर संवैधानिक होगा, तो इन मामलों में पहले उसको राष्ट्रपति से सहमति लेनी होती है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको आज जो है अध्यादेश के मामले में समझ आ गया कंप्लीटली। मैंने आपको सरल से सरल शब्दों में मैंने आपको समझाने का भरपूर प्रयत्न किया है, ठीक है। नेक्स्ट मित्रों हम एक अंतिम हमारी बात रह गई समाधान की शक्ति की, जो हम बात करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 72 के मामले में, यानी अनुच्छेद 72 के माध्यम से हमने राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति दी है, ठीक है। और फ्रेंड्स ऐसे ही शक्ति हमने अनुच्छेद 161 के माध्यम से, यानी अनुच्छेद 61 के माध्यम से हमने राज्यपाल को भी दी है और 72 के माध्यम से हमने राष्ट्रपति को दी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो क्या चर्चा और क्या तुलना की जा रही है। पहले हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करें। देखो पहला कहता है कि यह केंद्रीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रतिविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है। यानी मित्रों जो राष्ट्रपति के चैप्टर में मैंने आपको जो 5 बातें बताई थी समाधान के बारे में, कौन कौन सी, कि क्षमा, ठीक है, क्षमा, परिहार, प्रविलंबन, विराम और लघुकरण, ये 5 बातें मैंने आपको बताई थी सज़ा को माफ़ करने में या सज़ा को कम करने में। तो वही बातें आज यहाँ पे फिर से आ गई कि ये जो 5 काम आप यानी 5 काम राष्ट्रपति कर सकता है,
चाहेगा तो चाहे मृत्युदंड ही क्यों न दिया गया हो किसी को, उसको माफ़ कर सकता है। और मित्रों, जब मैंने लेक्चर डाला था राष्ट्रपति की समाधान करने की शक्ति के बारे में, तब मैंने आपको क्लियरली वहाँ बताया था निर्भया केस के बारे में कि निर्भया के दोषी जब आए, उन्होंने राष्ट्रपति से समाधान यानी राष्ट्रपति से समाधान मांगा तो राष्ट्रपति ने उनको क्षमा नहीं किया, राष्ट्रपति ने मना कर दिया था। ठीक है, तो ये मैंने आपको वहाँ बात बताई थी और यही बात यहाँ पे वापस आ रही है कि वो 5 प्रकार से जो है उसको सज़ा को कम भी कर सकता है और सज़ा को माफ़ भी कर सकता है। देखो, राज्यपाल के मामले में क्या स्थितियाँ बनती है कि वह राज्य विधि के तहत किसी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति को वह समाधान कर सकता है या दंड को स्थगित कर सकता है, यानी समाधान भी कर सकता है, दंड भी कर सकता है, दंड को कम भी कर सकता है राज्यपाल भी। लेकिन मित्रों, आगे जाकर के यहाँ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और एक अलग से डिफरेंस उत्पन्न होगा, ध्यान से आप सुनिएगा। ठीक है, आगे आ रहा है क्या कि वह सजाए मौत को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है, स्थगित भी कर सकता है, बदल भी सकता है। एकमात्र ही हमने उसको यह अधिकार दिया कि वह मृत्युदंड को सजा को माफ़ कर दे। यानी मित्रों, वही बात निर्भया केस की कि जब उन्होंने मृत्युदंड यानी निर्भया के दोषियों को फांसी की सज़ा सुना दी थी मित्रों कोर्ट के माध्यम से, तो उन्होंने सज़ा जब मांगी यानी सज़ा की माफ़ी उन्होंने जब मांगी राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति ने उनको माफ़ी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने इतना जघन्य अपराध किया था। और फिर जो है जनता में भी तो विरोध था। और फिर मित्रों, जिसने अपराध किया उसको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए ना, उसको काहे की माफ़ी आप दोगे फिर उसको सज़ा? अगर आपने अपराध किया है तो आपको सज़ा मिलनी ही चाहिए, चाहे बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो या छोटा से छोटा व्यक्ति। आप इस बात यानी आप मेरी बात से सहमत होंगे, आशा करता हूँ। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जो होगा वो मृत्युदंड को माफ़ भी कर सकता है। आप इस बात को याद रखना, केवल और केवल राष्ट्रपति ही मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है, वह कम भी कर सकता है सज़ा को, यानी वो चाहेगा ना तो मृत्युदंड को कारावास में बदल भी सकता है। और मित्रों, ये बातें मैंने समाधान की शक्ति के बारे में डिटेल से मैंने राष्ट्रपति के चैप्टर में डिस्कस किया है। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद यानी आज ये राष्ट्रपति का चैप्टर हमारा यानी राज्यपाल का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप जो है राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति का लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है, आप उसको ज़रूर सुनिएगा। आपको जो है मित्रों एक एक बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आगे यानी डिटेल से वहाँ सुन लीजिएगा, फिर भी मैंने आपको यहाँ संक्षेप में बात बता दी। ठीक है, अब देखो मित्रों, यहाँ पे बात क्या की जा रही है राज्यपाल के बारे में कि वह मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता। चाहे किसी को राज्य विधि के तहत मौत की सज़ा मिली हो तो भी उसे राज्यपाल की बजाय राष्ट्रपति से क्षमा की याचना करनी होगी, लेकिन राज्यपाल इसे स्थगित कर सकता है या पुनर्विचार के लिए कह सकता है। यानी मित्रों, मैंने जो बात की थी ना क्या कि केवल और केवल हमने राष्ट्रपति को अधिकार दिया कि आप जो है मृत्युदंड को आप फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकते हो, और किसी भी व्यक्ति के पास भारत में यह अधिकार नहीं कि वह सज़ा को माफ़ कर दे, फांसी की सज़ा को। ठीक है, लेकिन राज्यपाल के पास हमने कुछ आंशिक शक्ति दी है हमने, कैसी कि वो जो सज़ा है ना फांसी की, उसको बेशक वो माफ़ तो नहीं कर सकता, लेकिन उसको जो है क्या कर सकता है, वो उस सज़ा को वो जो है माफ़ नहीं करेगा। चाहे किसी भी यानी राज्य के किसी भी कानून के तहत उसको जो है सज़ा मिल गई है ना, तो भी जो है उसको माफ़ नहीं करेगा, लेकिन मित्रों वो स्थगित कर सकता है। यानी मान लीजिए एग्जाम्पल से आप समझिए कि किसी व्यक्ति को राज्य में जो है उसको फांसी की सज़ा दे दी। अब मित्रों क्या हुआ कि राज्यपाल को यह अधिकार है कि उस फांसी की सज़ा को, यानी मान लीजिए एग्जाम्पल लीजिए आप राजस्थान का एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, राजस्थान के राज्यपाल ने यानी राजस्थान के हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को सज़ा सुनाई फांसी की। ठीक है, उसने जो है रेप का अपराध किया, उसको फांसी की सज़ा सुनाई। ठीक है, अब मान लो उसको जो है 20 जनवरी, ठीक है 20 जनवरी को उसको जो है फांसी की सज़ा सुनने वाली यानी फांसी होने वाली थी 20 जनवरी 2022 को। ठीक है, अब मित्रों क्या होगा 2022 को 20 जनवरी 2022 को उसको फांसी की सज़ा होने वाली है, तो राज्यपाल क्या कर सकता है कि उसको जो है उसकी जो सज़ा मिलने वाली है ना, उसको फांसी की सज़ा जो मिलने वाली है 20 जनवरी 2022 को, तो राज्यपाल उसको जो है कुछ समय के लिए टाल सकता है, यानी उसको आगे बढ़ा सकता है कि हाँ 20 जनवरी को हम इसको फांसी नहीं देंगे, आदेश पारित कर सकता है। यानी और दूसरा वह पुनर्विचार के लिए भी कह सकता है कोर्ट को। ठीक है, तो ये हमने एक आंशिक शक्ति दी है राज्यपाल को। ठीक है, और देखो मित्रों नेक्स्ट क्या कहता है कि अंतिम बात करें कि वह कोर्ट मार्शल यानी सैन्य अदालत के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा माफ़ कर सकता है, कम भी कर सकता है या बदल भी सकता है। मित्रों वही बात मैं कह रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति यानी किसी भी कानून के माध्यम से, चाहे मिलिट्री कोर्ट हो या हमारी हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या अन्य कोई सेशन कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट कोई भी एजेंसी अगर किसी को मौत की सज़ा दे देती है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो उसको माफ़ कर सकता है, केवल और केवल राष्ट्रपति को अधिकार है। लेकिन मित्रों हमने किसी भी व्यक्ति को और यह अधिकार नहीं दिया। अब मित्रों राज्यपाल के बारे में क्या कहता है कि उसे इस प्रकार की कोई शक्ति नहीं है। यानी मित्रों अगर मान लो एग्जाम्पल लो कि किसी व्यक्ति को मिलिट्री कोर्ट ने यानी सैन्य अदालत ने फांसी की सज़ा दे दी। अब मित्रों उसको अगर मान लीजिए फांसी की सज़ा की समय याचना यानी उसको जो है समाधान मांगना है तो केवल और केवल वो राष्ट्रपति से मांग सकता है।
राज्यपाल के पास ऐसी शक्ति है ही नहीं कि वह उसकी सज़ा को माफ़ कर दे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको दोनों जो हमारे लेसन है, एक तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति का, एक ऑर्डिनेंस पास का, और एक जो हमारी समाधान की शक्ति का है, ये लेसन कम्प्लीटली समझ में आ गए होंगे। डिटेल से मैंने समझाने का आपको भरपूर प्रयत्न किया है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया। और मित्रों, आज हमारा राज्यपाल का चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि कितना आपको समझ आया। और मित्रों, मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ कि जो राष्ट्रपति का जो चैप्टर है समाधान की शक्ति का, वो आपको सुनना है इसको पूरा होने के बाद। ठीक है, और फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, अगला हम टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, वो हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, हो सकता है एक पार्ट में ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।